बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज यौम तकबीर के मौका पर पूरे पाकिस्तान के अंदर छुट्टी की गई। इस छुट्टी पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज असल में नून लीग का एक बड़ा इजलास है, नवाज शरीफ की तकरीर है। नवाज शरीफ का यौम तकबीर किस तरह उलट गया है, चूंकि 46 सेकंड की एक वीडियो ने पूरी कहानी को तब्दील करके रख दिया और किस तरह वो ताकतवरों और हुकूमत पर भारी पड़ गई है, इसकी कुछ तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। दुबई लीक्स के बाद अचानक जरदारी और बिलावल मुल्क से गायब हुए हैं। ये पुरअसरार तौर पर गायब होना, ये क्या एक तयशुदा मंसूबा था या शेड्यूल था, या ये अचानक इसका दुबई लीक्स के साथ कोई ताल्लुक है? और फिर 2 वारदातें गुज़श्ता रोज डाली गई हैं जरदारी की गैर मौजूदगी में, और उसकी आशीर्वाद के बगैर क्या ये मुमकिन था, इस पे भी बात करेंगे। बशाम आपको इल्म है जहाँ पे चीनियों पर हमले हुए और वहाँ उनकी डेथ हुई। अब जो है इस मामले पर वफाकी वजीर दाखिला जो बनाए गए हैं, आपको इल्म है उन्होंने एक बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा मलबा टीटीपी पर लगाया कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके तो यहाँ पे जो है वो बारूद पहुंचा है। टीटीपी ने इस पर बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है, और ये जो रद्द अमल है इसने कुछ सवालात खड़े किए और अब हुकूमत उसका जवाब देती है या नहीं, ये बड़ा आम है। ये पहले आपके सामने रखना जरूरी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। चूंकि मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बड़ी धमकी अमेज थी, और यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं अमूमन उसके ताने बाने अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं। चूंकि जो टेररिस्ट अटैक होते हैं पाकिस्तान के अंदर, यकीनी तौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस मामले के अंदर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत जो है उसके साथ खड़ी होती है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे जो सवालात हैं वो भी खड़े होते हैं। अमूमन हमने देखा है कि जब टीटीपी कोई हमला करती है तो वो उसको कबूल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इस हमले को जो बशाम के अंदर हुआ, ये ना सिर्फ उन्होंने कबूल नहीं किया बल्कि उल्टा इसका इल्जाम हुकूमत पाकिस्तान पर लगा दिया है। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंटरनेशनल जो हमदर्दियां हैं समेटने के लिए ये चीनियों पर खुद हमला किया है। ये बड़ी एक हैरान कुन जवाब आया है मोहसिन नकवी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो गुज़श्ता रोज उन्होंने अफगानिस्तान के जो तालिबान हुकूमत है उनके हवाले से जो बात की कि दहशतगर्दों ने आपकी सरजमीन इस्तेमाल की है। अब ये मैं थोड़ा हिस्सा आपके सामने रखता हूं ताकि जो 3-4 सवालात उन्होंने उठाए हैं अब हुकूमत को इसका जवाब भी देना पड़ेगा, अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये रिपोर्ट्स उनके पास मौजूद है। अच्छा, अब वो आया है जी, राजा फुरकान अहमद है, इनका ये बाकायदा तौर पे लगाया गया है, इनके जरिए से ये एक जवाब आया है। और वो लिखते हैं कि टीटीपी ने जवाब दिया कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बशाम हमले का इल्जाम एक दफा फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर लगाते हुए कहा कि ये कार्रवाई हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने की है। हम इस रिपोर्ट की सख्ती से तरदीद करते हैं और इसकी वदाहत करते हैं कि हमारी जंग पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों और उनके आलाकारों के खिलाफ है, और बशाम चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुकूमती अनासर ने खुद करवाकर आलमी कुव्वतों की हमदर्दियां समेटने और मुजाहिदीन के खिलाफ वसाइल के असूल के लिए किया है। बशाम हमले के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम ने जो शवाहिद पेश किए हैं वो सरासर झूठ का पलंदा है। अब ये उन्होंने इसका इनकार कर दिया है। अच्छा, अब इस पर उन्होंने 3-4 सवालात भी खड़े किए। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से बारूद से भरी गाड़ी बशाम तक पहुंचाना नामुमकिन है, क्योंकि इस रास्ते में सैकड़ों फौजी चेक पोस्टें मौजूद हैं, जिनके होते हुए ये कैसे मुमकिन हुआ कि बारूद से भरी गाड़ी वहां तक पहुंच सके। फिर अगला सवाल नंबर 2 उठाया गया है टीटीपी की तरफ से कि चमन से बशाम का फासला तकरीबन 1500 किलोमीटर है। ये फासला तय करने के लिए कम से कम 2 दिन का वक्त दरकार होता है। इतनी तवील मुसाफत और 3 सूबों बलूचिस्तान, पंजाब और केपीके के तमाम सिक्योरिटी इदारों की मौजूदगी में बारूद से भरी गाड़ी का पहुंचना ही इस हमले के खुद साख्ता मनसूबा बंदी की अक्कासी करता है। नंबर 3, वो कहते हैं नीज अफगान बशिंदे का इस हमले में मुलव्वस साबित करना भी नहायत मजे का खेद है कि एक तरफ तो लाखों अफगान मुहाजिरीन का सुराग लगाकर उन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया जाता है, और दूसरी जानब एक अफगान बाशिंदा इतनी तवील मुसाफत बारूद से भरी गाड़ी जो है वो उसके साथ नहायत हसास हदफ तक रसाई हासिल करता है। इन बातों से वाज़ेह होता है कि हुकूमत ने पराई जंग को बरकरार रखने के लिए अपना हमसाया मुल्क
चीन को भी नहीं बख्शा और इसके अफराद पर हमला करवा कर इल्जाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर लगाया, जो कि सरासर आमकाना और बेबुनियाद दावा है। पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों को अपने मफादात की इस किस्म की जालसाजी का काफी पुराना तजर्बा हासिल है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इंटेलिजेंस इदारा TIA इस नौयत की जालसाजी को अश्कार करने के लिए अनकरीब एक दस्तावेजी फिल्म भी पेश करेगा। हम पाकिस्तानी अवाम और चीन को भी पैगाम देना चाहते हैं कि हकीकत को करीब से जानें और पाकिस्तानी हुक्मरानों के मुनाफिकाना तर्ज अमल और जालसाजी को मादी के पैराए में देखें ताकि हकायक जानने में आसानी हो। अब ये एक बड़ा सीरियस किस्म का उनका जवाब आया है, जो यकीनी तौर पर हमने देखा है कि मादी के अंदर जो TTP है वो अमूमन जब वो कोई इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी ही ये एक नई चाल हो। बहरहाल अब दफ्तर खारजा को इस हवाले से वजाहत जो है वो करनी पड़ेगी। अच्छा, एक और बड़ी खबर है, आपको इल्म है दुबई लीक्स, जिसके अंदर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जो है वो निकली। 11 अरब डॉलर की पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वहां पे मौजूद हैं, जिसमें जरदारी खानदान वो सैर फहरिस्त है और जरदारी खानदान की वहां पे जायदादें हैं, जैसे शरीफ खानदान की लंदन के अंदर जायदादें हैं। अगरचे शरीफ खानदान जो है उनकी बिजनेस एम्पायर्स पूरी दुनिया के अंदर उनका फैलाव है, वो फैली हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बड़ी एक आम डेवलपमेंट हुई है कि जरदारी पिछले 1 महीने से वो गायब है। बिलावल भी गायब है। एक बयान कल परसों बिलावल का आया है, इसके अलावा वो भी ट्विटर पे आया, लेकिन वो क्यों गायब है? और दुबई लीक्स के फौरन बाद जब उनके प्रॉपर्टीज के अंदर नाम आते हैं तो निजी दौरे पे पाकिस्तान का सदर चला जाता है, और निजी दौरे के अंदर कहाँ है, क्या कर रहा है। एक खबर तो आई कि शायद वो जो है वो मलक रियाज को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और मलक रियाज ने मानने से इनकार कर दिया है। अच्छा, ये चीजें तो है अपनी जगह, यानी ये भी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ इस एक काम के लिए जरदारी का बैरून मुल्क जाना ये आम नहीं हो सकता। यानी इसके पीछे, और फिर ये दुबई लीक्स के फौरी बाद जो है वो इनका आना यकीनन कुछ ऑफशोर कंपनीज को क्या वो बचाने गए हैं या कोई नया वो इस मामले के अंदर अपने जो जायदादें हैं जो उन्होंने पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुबैना तौर पर बनाई है उनको ठिकाने लगाने गए हैं। बहुत सारे आम इसके पीछे सवालात हैं जो यकीनन तहकीक करने वाले जो सहाफी हैं उनके लिए ये वो इस खोज के अंदर लगे होंगे। बिलावल भी मौजूद नहीं है, चूंकि सारे खानदान के खाते वहां पे मौजूद हैं और शायद वो समझते हूं कि आजकल तो हमारे ताल्लुकात पावर कॉरिडोर्स के साथ अच्छे हैं, लेकिन कल जब बिगड़ेंगे तो फिर तो हमारा कोई हाल नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो सारी सूरत हाल है वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ 2 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। यूसुफ रजा गिलानी जो सेनेट के चेयरमैन है, लेकिन जब सदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं होते तो आईनी तौर पे कायम मुकाम सदर चेयरमैन सेनेट जो है वो उसका संभालता है उदा। अब 2 ऑर्डिनेंस यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से जारी करना, और दोनों का ताल्लुक इमरान खान के साथ है, यानी इमरान खान के खिलाफ बेसिकली ये जारी किए गए हैं। एक तो नैब का आपको इल्म है 14 दिन से बढ़ाकर रिमांड जो है वो 40 दिन कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो हमने देखा है कि जिस तरीके से जो है वो एक और मामला किया गया, और वो है जो प्राइवेट जजेस हैं यानी रिटायर्ड जजेस, उनको भी ट्रिब्यूनल्स के अंदर लाया जा सकता है। ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। अच्छा, एक तरफ फड्डा पड़ा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का और मरियम नवाज हुकूमत का, यानी इसका ताल्लुक भी क्या है कि इंसाफ नहीं देना, क्योंकि आदर सरबत जो जजेस हैं वो मैनेज नहीं हो रहा है। ये जो 6 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लगाए हैं, इख्तियारात का मामला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत चैलेंज कर देगी, लेकिन अभी चूंकि उन्होंने वो लगा दिए हैं जजेस, तो इस वजह से ये जो सारी चीजें हैं ये इससे जाहिर होती है कि कबूल नहीं की गई। तो मर्जी के जजेस लगाने के लिए ट्रिब्यूनल्स के अंदर ताकि केसेस को लटकाया जाए, 2 नंबर फैसले लिए जाएं बगैर इसके पीछे इसके अलावा कोई वजह नजर नहीं आती। और ये दोनों ऑर्डिनेंस आसिफ जरदारी की इमां के बगैर यूसुफ जरदारी जो है यूसुफ गिलानी वो ये कर नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो अगरचे यानी ये एक तो होता है कि भाई इसलिए वो गायब है क्योंकि उन्होंने ये ऑर्डिनेंस जारी करवाने थे और अपना नाम नहीं लेना चाहते थे, तो वो इसलिए चले गए। तो ये भी एक दिन के अंदर चूंकि काम हो सकता था। अच्छा, यहाँ पे ये माजरा भी नहीं नजर आ रहा। तो जरदारी और बिलावल की पुरअसरार जो रवानगी है और पीछे से 2 वारदातें इमरान खान के खिलाफ डालना, एक तो उनका जमहूरियत की नफी करने का जो एक रवैया है,
اس کی عکاسی کرتے ہیں, اور دوسرا وہ یقیناً اپنی کوئی جائیداد کے معاملے کے اندر مبینہ طور پر اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گئے ہوئے ہیں. اچھا, اب آج یوم تکبیر ہے. یہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک بڑا قابل فخر دن ہے جب پاکستانیوں نے بھارت کے دھماکوں کے مقابلے میں اپنے جو ہے وہ دھماکے کیے, اور یہ اس وجہ سے چونکہ اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی اور نواز شریف کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ دھماکے ہوئے. اب اس پر بڑی بحث ہے سوشل میڈیا پر بھی, اور یعنی یہ چونکہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ آج یوم تکبیر پر ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ 4 لوگوں کو دیتا ہوں, جس میں پہلے نمبر پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم ہے, راجہ ظفر الحق, شیخ رشید احمد اور گور ایوب مرحوم شامل ہے. اور نواز شریف مقتدر حلقوں کی میٹنگ میں, جس میں تینوں اداروں کے چیف بھی موجود تھے, کابینہ کی طرف سے صرف مجھے ساتھ لے کر گئے, جہاں میں نے ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کی بے وقوفی کے بعد سنہری موقع کو ضائع نہ کرنے کی دلیلیں دی. ڈاکٹر عبدالقدیر مرحوم ایک عظیم انسان اور قومی ہیرو تھے, لیکن ہم نے ان سے وفا نہیں کی. اب شیخ صاحب کا ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو کریڈٹ ضرور دیتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں مخالفت ہوگی نظریاتی فکری, نواز شریف جو ہے اس پر بڑے, لیکن ہمیں یہ ٹرینڈ بدلنا چاہیے. جو بھی جس ٹائم وزیر اعظم ہوتا ہے, بے شک وہ انڈر پریشر تھا. عوامی اتحاد بھی اس وقت میں نے کل بتایا تھا ویڈیو کے اندر بنا ہوا تھا, اور بہت پریشر تھا نواز شریف پر, اور یہ سب کو پتہ ہے. لوگ جلوس لے کے نکل آئے تھے کہ بھئی اب اس کا جواب دو, اور دھماکے تو کیے نواز شریف نے, لیکن ظاہر ایٹم بم تو پہلے سے تیاریاں مکمل تھی, بنا ہوا تھا. بہرحال اس کا کریڈٹ منتخب جو وزیر اعظم ہوں یا وہ جیسے بھی وزیر اعظم آئے ہوں, اس حکومت کو دینا چاہیے. یہ ٹرینڈ بدلنا چاہیے کہ یہ جو فوجی ہیں یہ انہوں نے کیا ہے, یہ اصل میں نا یہ گیم میرا خیال ہے اس طرف آنا چاہیے. اچھا, اب دوسری طرف جو ہے وہ آج آپ دیکھیے کروڑوں روپے کے اشتہارات اخبارات کو دیے گئے. اچھا, ایک طرف تو یہ معاملہ ہے, دوسری طرف نواز شریف نے جلسہ رکھا ہوا ہے اپنا, وہ تقریر کریں گے اور اس تقریر کے اندر وہ اپنا نیا بیانیہ دیں گے. وہ سارا انہوں نے کرنا تھا, چونکہ چھٹی بھی کر دی گئی, اور چھٹی کے اندر سائفر کا مقدمہ اور کچھ اور وجوہات بتائی جا رہی ہیں, لیکن اصل آج کا جو فوکس ہے میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے اندر رکھنا تھا, اور وہ ہے جناب نواز شریف کی تقریر, کہ نواز شریف نے یہ کر دیا, اور رات کو جو ڈسکشن ہے وہ بھی اسی موضوع پر ہوگی. اچھا, اب اس ماحول کے اندر 46 سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے, جو ملک ریاض کی ویڈیو ہے, اس نے پورے سسٹم کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. ملک ریاض نے دھمکی لگائی ہے کہ بھائی انف از انف, آپ بہت کر چکے, میرا کاروبار تباہ ہو, میں اب مر بھی جاؤں, مار بھی دیا جاؤں, تو میں نے کچھ ریکارڈ کر کے رکھ دیا ہے, اور کیا کچھ آپ گیمیں کھیلتے رہے ہیں, یہ سارا جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں, تو میں اس کے اندر جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک ریاض کتنے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں, ان کو کتنا تنگ کیا گیا ہے. اور یہ آڈیو جو ہے وہ ایک چلائی گئی ہے, میں آپ تک یہ آڈیو ان کی منو آن چاہتا ہوں کہ وہ آپ بھی سنیں, تاکہ یہ جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے بڑا ایک چیز جس دن میں کتاب کھولی, میں تو کئی دفعہ کیا بیٹا پاکستانی تدلا آئے گا, اور تسی جانتے بھی ہو آئے گا. جنہ کچھ مینوں پتہ ہے اور جنہ کچھ مینوں میں انوالو رہا ہے ان چیزاں چ, اگر مینوں انہیں خراب کرنے کی کوشش کی تو میں انشاءاللہ تعالی سارا کچھ باہر کر دوں گا. میں آلریڈی ریکارڈ کر کے رکھ لیا تھا, میں چھپایا تو نہیں ہے, میں سیو کر لیا تھا, لیکن میں یہ میرے نقصان پہنچا رہے ہیں. میں ہوں تک ملک دے نال ہوں, ملک اور پاکستان میں ترقی کرنا. اگر نہ مینوں کچھ اپنی زندگی ختم کرنی پئی تو میں پہلے اناؤنس کراں گا انشاءاللہ تعالی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, پھر اللہ جانے تے یہ جاننا. اب یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بزنس ٹائکون جو ہے وہ اب زندگی ختم ہونے کا اس کا احتمال ہے, اور مجھے اگر کرنی پڑی خودکشی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں جتنا ان کو بغیر تنگ کیا گیا ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم اب ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس نواز شریف, زرداری, اسٹیبلشمنٹ, مختلف شخصیات, سیاسی شخصیات, پھر جو ان سے کمیشن کھاتے رہے, جو انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنی ادارے کے اندر ملازمت دی, وہ کہاں کہاں بلیک میل ہوئے, کس کس ادارے نے, کس کس شخصیت نے ان کو بلیک میل کیا, اور یہ بیریا کے اندر جو چیزیں آگے بڑھتی گئیں, تو بہت کچھ یقینی طور پر بہت ساری ڈیلز جو ہوتی رہی,
सियासतदानों की, उनके अंदर भी वो NRO हो, 1 हो, 2 हो, वो हमेशा उसके अंदर उनका नाम आता है। तो मलक रियाद ने बड़ी धमकी लगाई है और ये धमकी पूरे रियासती जो निज़ाम है उसकी कमजोरी को जाहिर करती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।